हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्लास 11th का चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट का ये चैप्टर है। ठीक है, तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, ये उसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें भी हम आई होप आपने वो पार्ट देख लिया होगा। अगर आपने वो पार्ट भी देख लिया है तो आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ आएगा, नहीं भी देखा है तो भी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से। तो ये क्या होता है, देखो जब हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं तो इसकी क्या क्वांटिटी होती है, कितनी एयर हम छोड़ते हैं कितनी एयर हम लेते हैं, तो उसी चीज़ को हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम इन शॉर्ट टीवी बोलते हैं। तो आपको ना ये शॉर्ट फॉर्म्स याद रखनी है, क्योंकि एमसीक्यू में मैच द फॉलोइंग करके दे देता है उसमें, तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म दे देगा और इनकी ये वैल्यू दे देता है। तो ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें या तो पर ईयर आ जाता है या फिर एक दो ईयर छोड़ छोड़ के इनसे क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पायरेशन, यानी कि नॉर्मल रेस्पायरेशन यानी कि हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उसमें जो एयर को हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जिसकी जो पर सेकंड देखें अगर हम तो होती है 500 ml मात्रा, यानी कि 500 ml मात्रा को हम छोड़ लेते हैं और 500 ml एयर को ही हम छोड़ देते हैं। और अगर मैं पर मिनट देखती हूँ तो इसकी वैल्यू होती है 6000 से 8000, यानी कि 6000 to 8000 ml इसकी वैल्यू होती है। अब क्या इसके बाद, ठीक है, ये समझ में आ गया मैं कि नॉर्मल वाली जो होगी ये होगी। अगर मैं इसको मतलब एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो आप ये मान सकते हैं कि ठीक है ये हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है। ठीक है, फिर आ गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है, देखो एडिशनल वॉल्यूम बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन, यानी कि जब हम धक्के से इंस्पायर करते हैं, कभी कभी होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं अंदर, जैसे हम थक जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अंदर सांस लेते हैं, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि जो एडिशनल वॉल्यूम हम लेते हैं नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000, यानी कि 2500 to 3000 ml इसकी वैल्यू होती है। देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ये हमारा नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हो रहा है, फिर एकदम से यहाँ पे क्या हो गया, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। ठीक है, यानी कि एकदम से हमने तेज सांस लिया। फिर उसके बाद क्या आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आपको इनकी वैल्यू याद रखनी है जरूर से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि हम कभी कभी धक्के से सांस छोड़ते हैं, तो वो जो धक्के से सांस छोड़ना होता है ना उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जिसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml, 1000 to 1100 ml। ठीक है, इसको देखो हम ऐसे समझ सकते हैं, ये ठीक है हमारी नॉर्मल एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन चल रही थी, एकदम से क्या लिया हमने, तेजी से सांस छोड़ा, तो ये ऐसे हमारा ग्राफ नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये फिर हमारा नॉर्मल चल गया, तो ये इंस्पायरेशन हो गया, ये एक्सपायरेशन हो गया, ये हमारा टाइडल वॉल्यूम हो गया नॉर्मल जो चल रहा है। ठीक है, अब आता है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसको हम आरवी बोलते हैं। अब रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, देखो जब हम पैदा होते हैं ना तो हम फर्स्ट टाइम में सांस लेते हैं तो हमारे अंदर कुछ एयर जाती है, तो कुछ एयर हमारे लंग्स में हमेशा ही रहती है। जैसे हम नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करते हैं ना, उनसे अलग कुछ वॉल्यूम हमारे अंदर रहती है, इसकी वैल्यू है 11,000 से 1100 से 1200। ठीक है, यानी कि 1100 से 1200 ml होती है, जिसकी वैल्यू ये वैल्यू मतलब मान लिया ये हमारे क्या है लंग्स हैं। ठीक है, तो ये एयर तो इतने में रहेगी, बाहर से आती रहेगी जाती रहेगी, बट इसका कुछ नहीं होगा, ये इतनी कितनी हमारे लंग्स में रहेगी, जिसको हम निगेटिव प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गई, इसका इस ग्राफ से कुछ लेने देने, ये तो हमेशा रहेगी हमें उसमें। फिर इसके बाद क्या आता है, ये ठीक है ये चार हमारी होती है नॉर्मल वैल्यूज। डॉक्टर क्या करता है, इनको ही अपने क्लिनिक डायग्नोसिस में यूज़ करता है, यानी कि इसको इसको ऐड करेगा, या फिर कभी इसको इसको ऐड करेगा, या फिर कभी इसको इसको ऐड करेगा, तो इनको ही किसी ना किसी में ऐड कर के तो क्या करता है वो डिजीज़ का पता लगाता है। कैसे लगाता है, क्या वैल्यूज़ होती है, फॉर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स यूज़ अ क्लिनिक डायग्नोस्ट, यानी कि कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती है जो हम क्लिनिक डायग्नोस्ट में यूज़ करते हैं। जैसे कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, यानी कि हम ऐसे नॉर्मली सांस ले रहे हैं, ठीक है ये नॉर्मली सांस हो रहा है, एकदम से हमने ज़्यादा सांस लिया अंदर,
तो इसको और इसको मिला के जो होता है ना, उसमें तो हम एक एक खाली खाली देख रहे थे कि ठीक है ये हमारा क्या हो गया टिडल वॉल्यूम, ये हमारा क्या हो गया एक्सपायरी, ये तो हो गया हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हो गया हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब इसमें इसको और इसको दोनों को मिला के क्या होता है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता है। और ये चीज़ हमें याद रखनी है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर एयर इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, लेने वाले को कह रहे हैं हम ये। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, जिसको इन शॉर्ट में ईसी भी बोलते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको याद रखनी है, आप नहीं मानते तो आप पीवाईक्यू उठा के देख लियो, उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इन शॉर्ट फॉर्म्स में भी। फिर क्या होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, यानी कि नॉर्मल इंस्पायरेशन किया हमने, उसके बाद जो वैल्यू मतलब कि गैस छोड़ रहे हैं उसको बोलते हैं हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जिसमें हम टीवी प्लस ईआरवी वो आ जाता है। यानी कि देखो हमने इसमें ये नॉर्मल ले लिया और एकदम से हमने तेजी से सांस छोड़ा, वो ले लिया, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर नॉर्मल इंस्पायरेशन। उसके बाद आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FRC बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। मान लिया हमने हमारे लंग्स में कौन कौन, आप बताओ पहले मेरे को, हमारे लंग्स में कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है। तो देखो एक तो नॉर्मल वाली आ सकती है, ठीक है, एक हम बहुत तेज़ी से सांस छोड़ रहे हैं या फिर सांस ले रहे हैं वो वाली आ सकती है, एक आ सकती है जो हमारी लंग्स में हमेशा रहती है। ये 3 वैल्यूज़ आ सकती हैं, 4 वैल्यूज़ आ सकती हैं हमारी इसमें लंग्स में। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हमने नॉर्मली सांस छोड़ दिया। ठीक है, सांस छोड़ने के बाद जो ये एक्सपायरेटरी की वैल्यू बची और ये वाली जो बची ना, ये वाली जो मतलब हमारे लंग्स में हमेशा रहती है, इन दोनों को मिला के जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं FRC। ठीक है, यानी कि पहले हम क्या कर रहे थे नॉर्मली सांस ले रहे थे, हमने एकदम से ज़्यादा सांस लिया और ये हमारे लंग्स में पहले से थी, तो इसको हटा दिया, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं FRC, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम हमारे लंग्स में बच जाती है। ठीक है, यानी कि हमने सांस तो ले लिया था पर वो छोड़ी नहीं एकदम से, यानी कि ज़्यादा हवा अपने अंदर ले तो ली थी, नॉर्मल से भी अलग ज़्यादा ले तो ली थी, पर वो हमने छोड़ी नहीं। तो वो ना छोड़ने वाली जो एक्स्ट्रा हमने ली थी वो वाली, और जो हमारे लंग्स में रहती है हमेशा परमानेंट वो वाली, अगर उन दोनों को जोड़ देते हैं ना तो उसको बोलते हैं हम FRC। ठीक है, अब उसके बाद आता है विटल कैपेसिटी। तो विटल कैपेसिटी को हम इन शॉर्ट में VC बोलते हैं। तो देखो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो ये जो विटल वॉल्यूम होता है, वाइटल वॉल्यूम जो होता है, ये होता है कि मैक्सिमम एक इंसान कितनी मतलब वॉल्यूम रख सकता है, ले सकता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद। ठीक है, तो देखो मैंने आपको 4 वॉल्यूम बताए थे, एक तो हो गया नॉर्मल वाला, एक हो गया एक्सपायरेटरी वाला, एक हो गया फोर्सफुल एक्सपायरेशन, एक हो गया फोर्सफुल इंस्पायरेशन, और एक हो गया ये हमारे इसमें नॉर्मली रहता है। ठीक है, जिसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर की वो अधिक से अधिक मात्रा पर्सन कैन ब्रीथ, जो इंसान ब्रीथ कर सकता है इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद। तो देखो एक तो वो ER भी कर सकता है, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा रिजर्व वॉल्यूम, एक वो TB कर सकता है यानी कि नॉर्मल वाला, वो एक तो मतलब जोर से सांस छोड़ रहा है, एक जोर से सांस ले रहा है, एक वो IRV। तो ये तीनों वॉल्यूम अपने अंदर वो रख सकता है, क्योंकि देखो ये बोल रहा है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कौन सी 3 वैल्यू रख सकता है। तो देखो अब उसको तो जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो तो वो तो हमारे साथ हमेशा रहने वाली है, उसको तो कुछ वो है ही नहीं उसका तो। ठीक है, तो देखो हमारे इसमें कौन कौन सी 3 वैल्यू रह सकती है, एक तो ERV, एक TB, एक IRV। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, या तो वो इंस्पायरेशन के बाद छोड़ रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे लंग्स में जितनी मैक्सिमम वैल्यू रह सकती है, यानी कि जितनी वैल्यू हम छोड़ सकते हैं या फिर जितनी वैल्यू हम ले सकते हैं ना, उसको हम बोलते हैं विटल कैपेसिटी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कोई इंसान कितनी मैक्सिमम एयर मतलब ब्रीथ कर सकता है, उसको बोलते हैं हम विटल कैपेसिटी। ठीक है, या फिर फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जितनी वैल्यू इंसान ब्रीथ कर सकता है ना, उसको हम बोलते हैं विटल कैपेसिटी। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन वाइटल कैपेसिटी की है। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है टोटल लंग कैपेसिटी, जिसको हम TLV बोलते हैं, TLC बोलते हैं, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट इन आवर लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, यानी कि हमने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया, हमारे अंदर सांस चला गया, एक तो नॉर्मल वाला चला गया, एक हमारे अंदर जो हम फोर्सफुल लिया वो वाला चला गया, ठीक है। ये तो हमारे अंदर परमानेंट रहता ही है। एक हमने क्या किया, यानी कि और ये टीवी हमारा नॉर्मल वाला हो गया, IRV हमने लिया वो वाला हो गया, और एक हमने छोड़ा वो वाला हो गया। तो जितनी भी कैपेसिटी हमारे लंग्स से रिलेटेड होती है ना, वो आ जाती है हमारे टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि जितनी कैपेसिटी होती है हमारी लंग्स की वो आ जाती है TLC में, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको VC प्लस RV भी लिख सकते हैं। VC में क्या आ जाता है, यानी कि ARV प्लस TV IRV ये हमारी VC में आ जाती हैं, और RV होता है जो हमारे मतलब पर हमारे लंग्स पे रहती है, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनको डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एल्वेलोई में, पर मतलब कि प्राइमरी साइट होती है O2 एंड CO2 और एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड ऑन प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि क्या होता है, जैसे कि मान लिया हमारी एल्वेलोई है, मैंने बताया था कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एल्वेलोई बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बाहर से हमने सांस लिया तो यहाँ पे मतलब प्रेशर ज़्यादा हो गया क्योंकि बाहर से हमने हवा ली है, ठीक है। तो O2 यहाँ पे मतलब एयर यहाँ पे ज़्यादा हो चुकी है, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, और यहाँ पे ये मान लिया ब्लड वेसल जा रही है हमारी, यहाँ पे प्रेशर कम, तो ये ज़्यादा से कम की तरफ भागेगी एयर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, CO2 ज़्यादा है, तो ये CO2 और यहाँ पे CO2 कम है तो ये इस साइड जाएगी एयर, ठीक है। तो ये जो डिफ्यूज़न होता है इसको ही हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूज़न बेस्ड ऑन प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये किसके बेसिस पे होता है, प्रेशर के बेसिस पे होता है, ठीक है। अब देखो इस पे ये डिपेंड करता है कुछ बातों पर, क्या बातें होती हैं वे, एक तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, किस गैस कितनी है, कितनी सोल्यूबल है हमारे ब्लड में। मान लिया अगर यहाँ पे गैस ही कम है, तो अगर यहाँ पे प्रेशर ही ज़्यादा नहीं होगा तो आप कैसे साइड ले जाएंगे इसको, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस पे भी डिपेंड करती है चीज़, और डिपेंड करती है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, अफेक्ट रेट ऑफ डिफ्यूज़न, यानी कि जहाँ से जा रही है ना उस मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो बहुत कम होनी चाहिए जिससे कि गैस आसानी से आ जा सके, ठीक है। तो इसकी जो मोटाई होती है ना बहुत कम होती है, लेस देन 1 mm होती है, ठीक है। तो देखो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस, ठीक है। नहीं आप ऐसे समझो कि मान लिया कोई बॉक्स है, इसमें हमने बहुत सारी गैसेस डाल दी हैं, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, अमोनिया सब कुछ गैसेस है इसमें। तो हम एक ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये ऑक्सीजन और सारी गैसेस पे जितना भी फोर्स लगा रहा है इसको हम बोलते हैं इसका पार्शियल प्रेशर। इसको लिखते कैसे हैं, देखो ये हो गया PO2 यानी कि ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और ये हो गया PCO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब देखो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना, उसमें जो एयर होती है उसमें इसका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, यानी कि ऑक्सीजन कितना धक्का लगाता है दूसरी गैसेस पर, तो वो होता है 159, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.3। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, ठीक है। ये मतलब कि ये बता रहा है कि रेस्पिरेटरी गैसेज हो गया, ये एटमॉस्फेरिक एयर होगी, ठीक है। अब आ जाती है बात एल्वेलोई की। तो एल्वेलोई में जो O2 का प्रेशर होता है वो होता है 104 यानी कि 108, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है वो होता है 14, ठीक है। अब ये क्यों होता है, मान लिया ये हमारी क्या है एल्वेलोई है, यहाँ से वो आई मतलब गैस आई अंदर, तो जब गैस आती है यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, और जहाँ टिश्यू बनते हैं ना, जहाँ टिश्यू होते हैं वो गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उनकी रिएक्शंस में बनती है, वहाँ से वो छोड़ते हैं, तो देखिए वहाँ पे क्या होती है CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आती है ब्लड की बारी, डीऑक्सीजनेटेड यानी कि जो अशुद्ध है, ये हमारा क्या है एल्वेलोई होगी, ठीक है। यहाँ से ये CO2 इसमें चला गया, CO2 इसमें चला गया, O2 इसने हमको दे दिया, ठीक है। अब हम इसको लेके आ रहे हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू, ये हमारा टिश्यू है यानी कि किसी भी चीज़ का टिश्यू है, हैंड वगैरह का किसी भी सेल्स हैं ये, ठीक है। इसने क्या किया CO2 बना रही थी और O2 इनसे ले रही थी ये, ठीक है।
तो इसने ले लिया और CO2 इसने वापस भेज दिया। तो इसको जो ये O2 वाली वो है इसको बोलते हैं हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ये CO2 वाला है यानी कि साफ नहीं हो रखा है ये ब्लड, इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 की मात्रा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 तो कम रहेगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा रहेगा। तो देखो 40 तो रहता है उसमें, 40 तो रहता है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रहता है उसमें 45, ठीक है। अब देखो ब्लड ऑफ ऑक्सीजनेटेड, तो ऑक्सीजनेटेड कौन सा होता है जिसमें O2 रहती है, तो उसमें क्या होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है 95 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है उसमें 40, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो CO2 होती नहीं ना, हम उसको तो एल्वोलाई में छोड़ के आ जाते हैं, यहाँ पे तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑक्सीजन ही मिलती है अपना अपना, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है टिश्यू की बारी। तो टिश्यू में क्या होता है, ऑक्सीजन तो होता ही नहीं क्योंकि ऑक्सीजन तो वो साथ साथ खर्च करता रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रोड्यूस होती है, रिएक्शंस होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो ये कुछ वैल्यूज़ है, आपको ये वैल्यूज़ याद रख लेनी है आपको अच्छे से, क्योंकि इन वैल्यूज़ पे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आता है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो देखो जो सोल्युबिलिटी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की 20 से 25% ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, ठीक है ना। यानी कि आप इसको ऐसे समझो, यानी कि एक हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसमें 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि ये 4 चीज़ों को रख सकता है अपने पास। यहाँ पे CO2 भी आ सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ सकती है। अब मान लिया क्या है, हमारे पास यहाँ पे 10 CO2 के वो हैं मोलिक्यूल्स, ठीक है, और 10 ही यहाँ पे ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होगी कि इन चारों जगह पे कौन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, इससे 20 से 25% इसकी, यानी कि 3 जगह पे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड खुद घुस जाएगा। हो सकता है एक जगह इसको दे दे, हो सकता है एक भी ना दे, चारों में खुद ही घुस जाए, ठीक है ना। तो इसकी क्या होती है, सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, ठीक है। अब क्या होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, यानी कि मैंने बताया था ना कि वो मेम्ब्रेन पे भी डिपेंड करती है, एक तो सोल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगी, एक मेम्ब्रेन पे डिपेंड करेगी। अभी मेम्ब्रेन क्या होती है, मान लिया मतलब ये हमारी एल्वोलाई होगी, ये एल्वोलाई की मेम्ब्रेन और ये इसकी मेम्ब्रेन जो ब्लड वेसल्स होती है, इन मेम्ब्रेन्स की बात होगी अब यहाँ पे, ठीक है। तो 3 मेजर मेम्ब्रेन्स लेयर्स होती हैं जो कि जिनकी मोटाई लेस देन 1 mm होती है। 3 कौन कौन सी होगी, एक तो होगी यहाँ पे एल्वोलाई की, एक इनके बीच में एक मेम्ब्रेन आ जाती है ऐसे, मतलब क्या होता है बेसमेंट सबस्टेंस होता है, उसको भी हम लेयर ही बोल देते हैं। तो इनके बीच में एक वो हो गया और एक ब्लड वेसल्स की आ गई, तो ये इस वजह से हो जाती है 3 लेयर्स, ठीक है। तो पहली क्या होगी, थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई। तो यहाँ पे क्या होती है, एल्वोलाई में कौन सी, अगर मैं पूछती हूँ कौन से टिश्यू होते हैं, तो स्क्वामस एपिथेलियम वाले टिश्यू होते हैं। तो पहली तो ये हो गई। दूसरे नंबर पे आ जाती है एंडोथेलियम ऑफ एल्वोलायर कैपिलरीज, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, एल्वोलायर कैपिलरीज। थर्ड नंबर पे आ जाती है बेसमेंट सबस्टेंस, तो दूसरे नंबर पे ये आ गई। तीसरे नंबर पर आ जाता है कि इनके बीच में एक सबस्टेंस भरा होता है जिसको हम बेसमेंट सबस्टेंस बोलते हैं, ये भी इन तीनों लेयर्स में आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें लेयर्स भी समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेके जाता है, ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है, तो ये आदान प्रदान कैसे होता है, अब हम वो देखने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड O2 एंड CO2, यानी कि ट्रांसपोर्ट ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है O2 एंड CO2 का। तो देखो जो 97% O2 होता है वो तो हमारा RBC के द्वारा ले जाया जाता है, वो कैसे ले जाया जाता है वो हम बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। याद रखनी है वैल्यू उस पेपर में आती है। 97% RBC के थ्रू, बचा 3% ये किस में चला जाता है, प्लाज्मा में चला जाता है, प्लाज्मा में घुल के जाता है, डिजोल्व होके चला जाता है, ठीक है। अब आती है कार्बन डाइऑक्साइड की बात, तो 20 से 25% RBC के थ्रू जाता है, 70% मतलब 70% बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में जाता है, और 7% ये भी प्लाज्मा में डिजोल्व स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो आपको ये वैल्यूज़ लर्न रख लेनी है। तो RBC O2 किस में जाता है ज़्यादा, RBC में, और अगर मैं CO2 पूछती हूँ तो ये किस में जाता है ज़्यादा, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ज़्यादा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। इन RBC रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, मतलब कि RBC में मान लीजिए हमारी क्या है, RBC है, तो इसके अंदर रेड कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसमें ऐसे पिगमेंट पाए जाते हैं जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं।
इसमें ये आयरन कंटेनिंग होता है, इनकी हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। और इस आरबीसी में ना अपना खुद का न्यूक्लियस भी नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है, जगह घेरेगा वो, ठीक है ना। और ये इस अपने न्यूक्लियस का भी त्याग कर देती है, जिससे कि अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन रख सके और ज़्यादा से ज़्यादा गैसेज़ों का ट्रांसपोर्ट कर सके ये, ठीक है। तो O2 बाइंड रिवर्सिबल मैनर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रिवर्सिबल मैनर का मतलब क्या होता है, यानी कि ये मान लिया टिश्यू के पास, मतलब एल्वेओलाई से इसमें चला गया आरबीसी में, ठीक है। तो ये टिश्यू के पास जाते ही इसको उतरना भी तो है, ये चढ़ तो गया वहाँ पे एल्वेओलाई के पास, अब टिश्यू के पास गया, वहाँ पे उसको उतरना है, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल मैनर, यानी कि चढ़ भी सकता है, उतर भी सकता है, चढ़ भी सकता है, उतर भी सकता है, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन इसमें चढ़ जाता है ना हीमोग्लोबिन में, तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन कैरी, यानी कि वन हीमोग्लोबिन कैरी 4 O2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक हीमोग्लोबिन अपने अंदर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रख सकता है। अब इस चीज़ में कुछ बाधाएं भी होती है। अब कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो इसमें इंटरफेयर करती हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सोलिबिलिटी होती है वो 20 से 25% ज़्यादा होती है कार्बन से ऑक्सीजन से, ठीक है। तो एक तो अगर पार्शियल प्रेशर इसका ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये बाधा बनेगा इसमें, ये नहीं जुड़ने देगा उसको। एक हो सकता है कि H+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो बाधा बनेगा, क्योंकि H+ की कंसनट्रेशन जब ज़्यादा होती है, जब हमारे बाइकार्बोनेट बनते हैं ना, उसमें H+ आ जाता है। फिर आ जाता है टेम्परेचर, टेम्परेचर भी इसके लिए मायने रखता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है तब भी ये इतने अच्छे से बाइंड नहीं हो पाता, ठीक है। बाइंडिंग मेनली डिपेंड ऑन, तो इसकी जो बाइंडिंग होती है वो डिपेंड करती है मेनली कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 वो सही होना चाहिए, ठीक है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 सही है, यानी कि अच्छा है, ज़्यादा है, तो इसमें ठीक ठाक बाइंडिंग जल्दी से हो जाएगी। अगर ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम है तो बाइंडिंग होने में दिक्कत होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कर्व विद, तो इसमें क्या होता है, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 वर्सेस PO2, यानी कि हम एक कर्व यूज़ करते हैं। उस कर्व में क्या करते हैं, मान लिया ये हमारा कर्व है, ठीक है। तो एक साइड तो रखते हैं हम परसेंटेज सेचुरेशन। सेचुरेशन क्या होता है, यानी कि मान लिया ये हमारा हीमोग्लोबिन है, इसमें 4 साइड है, ये चारों की चारों क्या होगी, भर गई हैं, ठीक है। ऑक्सीजन या CO2 जो भी कुछ आके इसमें आके डल गया इसमें, ठीक है। तो जब ये चारों के चारों भर जाएंगे तो इसको बोलते हैं कि सैचुरेट हो गया, यानी कि ये भर चुका है, ठीक है। तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2, यानी कि हीमोग्लोबिन O2 से भर चुका है, वो वाली एक साइड रखेंगे चीज़। और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है वो इस साइड रखेंगे। तो इसको इस जो ये ग्राफ बनता है ये ऐसे सिग्मोइड ग्राफ बनता है। आपको ये ग्राफ कैसा बनता है ये भी याद रखना है, और किस किस के बीच ये खींचा जाता है ये भी आपको याद रखना है, ड्रॉ किया जाता है किस किस के बीच, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोल्यूशन कर्व, ठीक है। ये भी याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोल्यूशन कर्व बोलते हैं। हेल्पफुल इन स्टडी, ये स्टडी में हेल्पफुल होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है, H+ की कंसनट्रेशन कितनी है, क्योंकि अगर H+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन जुड़ नहीं पाएगा ऑक्सीजन से। तो ये क्या करता है, तो इससे हमारे डॉक्टर्स को पता लग जाएगा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वो अपने थ्रू ऑक्सीजन देंगे उसको, ठीक है। तो अब हम इस कर्व के बारे में देखने वाले हैं। तो देखो इन एल्वेओलाई हाई PO2, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 वहाँ पे ज़्यादा होता है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेसर H+ कंसनट्रेशन। देखो आप हमें ये याद रखो कि जहाँ पे भी PO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है वहाँ पे H+ भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे कम है तो यहाँ पे H+ भी कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे लोअर टेम्परेचर रहता है, जो लोअर टेम्परेचर होगा ना वो फेवरेबल होता है ऑक्सीजन की बाइंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं कि हायर PO2, लोअर टेम्परेचर, लो सी का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन, तो ये सब फेवरेबल होती हैं हमारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए, यानी कि यहाँ मैक्सिमम कंडीशंस होती हैं, मतलब मैक्सिमम चांसेस होती है यहाँ कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब टिश्यू में क्या कंडीशन होती है कि वहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम हो जाता है, क्योंकि टिश्यू जो होता है वो यूज़ कर लेता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता रहता है। और हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और जहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वहाँ H+ का कंसनट्रेशन भी ज़्यादा होगा, और हाई टेम्परेचर रहता है टिश्यू में। तो ये सभी कंडीशन किसके लिए फेवरेबल है, ये सभी कंडीशन फेवरेबल है उसके लिए, मतलब कि हीमोग्लोबिन से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड
जुड़ जाए और ऑक्सीजन क्या हो जाए, टूट जाए वहाँ से, ठीक है। फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन टूट जाए हीमोग्लोबिन से, ये सभी कंडीशन उस चीज़ के लिए फेवरेबल है। तो देखो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इस साइड क्या है, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2, और यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, यानी कि यहाँ पे तो हम देखेंगे कि O2 की कितनी मात्रा है, यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना वो जुड़ गया हीमोग्लोबिन से जाके। तो आप पहले ये देखो कि P50 वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब मान लिया यहाँ पे ये क्या है, अगर मैं आपको बुक से बताऊँ तो बुक से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो ये ग्राफ है, तो देखो इसकी P50 वैल्यू क्या है, P50 का मैं वैल्यू मतलब देखो यहाँ पे कहीं 50 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसके बीच में 50 वैल्यू आ गई, और अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू है यहाँ पे, मतलब मान लिया 25 के आसपास मान लो, ठीक है। यानी कि जब पार्शियल प्रेशर इसका 25 था, ऑक्सीजन 25 थी बाहर से जो आ रही थी, तो ये 50% सेचुरेशन हो जा रहा था, यानी कि अगर हीमोग्लोबिन के 4 बॉक्स हैं तो उसमें से 2 बॉक्स भर जा रहे थे 50% में। अब मान लिया क्या हुआ, एक तो 2 कंडीशन बन गई, अब एक तो हो गया कि यहाँ से इसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई, एक हो गया कि इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिल गई, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन, अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये हो जाता है लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएशन कर रहा है, यानी कि एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। अगर ऑक्सीजन का एसोसिएशन हो रहा है यानी कि फेवरेबल कंडीशन है तो ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, और अगर वो हट रहा है यानी कि टूट रहा है, कंडीशन उसकी जैसी नहीं है कि वो हीमोग्लोबिन से जाके जुड़ सके, तो वो क्या हो जाता है, ये कर्व राइट शिफ्ट हो जाता है, जिसको जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। इसको हम हाइबर्स इफेक्ट भी बोलते हैं। तो देखो अगर ये लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, अगर मैं देखो अब आपको यहाँ पे वैल्यू दिखाऊंगी, देखो ये यहाँ पे P50 वैल्यू हो गई। अब ये यहाँ पे अगर मैं चलते जाऊँ तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी वैल्यू अब आप 22 मान सकते हैं, तो 22 वैल्यू पे इसकी मात्रा कितनी होगी, यानी कि 50, इसकी 50% शीट जो थी यानी कि हीमोग्लोबिन की 2 जगह भर गई, बस 22 उस पर ही, ठीक है ना, यानी कि 22 प्रेशर पे ही हीमोग्लोबिन की 2 शीट भर गई, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन है इसकी। तो अब इनफेवरेबल में क्या होगा, देखो यहाँ पे ये चला यानी कि 40 प्रेशर जब हो रहा है ना, तब हमारी P50 वैल्यू हो रही है, यानी कि 2 शीट हमारी कब भर रही है, जब 40 प्रेशर हो जा रहा है, इतने प्रेशर पे भर रही है, यानी कि यहाँ पे इसके लिए अच्छी कंडीशंस नहीं है, ये नहीं जुड़ पा रहा उससे। तो ये होता है हमारा राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। अगर मैं राइट शिफ्ट की बात करती हूँ तो इस पर ये कब होगा, यानी कि फेवरेबल कंडीशन इसके लिए कब आएगी, जब PO2 ज़्यादा होगा, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, H+ की जो मात्रा है वो भी कम होगी, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये सब होगी, और ये सब कंडीशन हमें कहाँ मिलती है, लंग्स के पास में मिलती है, एल्वोलाई में मिलती है ये सब कंडीशन में। और अनफेवरेबल लेफ्ट राइट शिफ्ट कब होगा ये, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, H+ भी ज़्यादा होगा। जब H+ ज़्यादा होता है तो क्या उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ये बताओ आप कमेंट में बताना, ठीक है। अभी मैं बता दे रही हूँ। तो जब H+ की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसको बोलते हैं हम एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो आई होप आपको ग्राफ यहाँ पे समझ में आ गया होगा, मैंने आपको ग्राफ के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं अब। तो देखो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो ब्लड एल्वोलाई होगी, यहाँ से ये जा रहा है ब्लड, इससे यहाँ पे है सेल, ठीक है। अब ये सेल देगी ब्लड, यहाँ से दोबारा से कनेक्ट है, तो यहाँ से ये O2 है इसमें, यानी कि इस ब्लड को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड इसको CO2 देता जा रहा है और ऑक्सीजन अपने पास रखता जा रहा है, इसको बोलते हैं हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर 5 ml O2, ठीक है, लगभग 5 ml O2 डिलीवर कर देता है। फिर उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन कैसे आया जाता है, कैसे ले जाया जाता है, उसके लिए क्या फेवरेबल कंडीशंस होती है और क्या उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड बाय Hb, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के द्वारा ले जाई जाती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ती है तो इसको हम बोलते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। अब ये देखो यहाँ पे आ गया है अमाइनो। अब ये अमाइनो क्यों आया है यहाँ पे, ये अमाइनो इसलिए आया है क्योंकि देखो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना उसमें अमाइनो ग्रुप भी रहता है, तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये तो उस अमाइनो एसिड से जाके जुड़ता है, और जो हमारा ऑक्सीजन होता है ना ये आयरन से जाके जुड़ता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें अमाइनो नहीं आता और इसमें अमाइनो आता है। तो ये जो 20 से 25% होता है इसको हीमोग्लोबिन के थ्रू ले जाया जाता है, यानी कि RBC के थ्रू इसको
ले जाया जा रहा है, ठीक है। अब इसके जुड़ने को कौन इफेक्ट करता है, यानी इसके इफेक्ट करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस पर इफेक्ट पड़ता है। अब टिश्यू में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लो होता है, जो किसके लिए फेवरेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ने के लिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हायर होता है, ठीक है। मोर CO2 बाइंडिंग, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, मोर CO2 बाइंड हो जाती है हमारी इससे, हीमोग्लोबिन से। इन एल्वोलोई, एल्वोलोई में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ जाके उससे टूट जाती है और टूट के बाहर निकल जाती है, और वहाँ पे ऑक्सीजन उससे जुड़ जाता है। इसलिए क्या हो जाता है, डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है, देखो उसके बाद आता है कि आरबीसी कंटेन एंजाइम, यानी कि आरबीसी में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आपको एंजाइम याद रखना है क्योंकि आता है पेपर में, ठीक है। ऑल्सो माइन्यूट प्रेजेंट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा भी थोड़ा सा जरा सा प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी आरबीसी के थ्रू ले जाई जाती है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लाज्मा में डिजोल्व होकर भी जाती है, तो वहाँ भी इसको कार्बोनेट मतलब बाइकार्बोनेट में तोड़ने के लिए हमारा ये बाइकार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम काम आता है। तो देखो होता क्या है, मान लिया अब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड चला गया हमारे आरबीसी के अंदर, ठीक है, इसमें वाटर होता है प्रेजेंट, तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं और मिलकर ये बना लेते हैं H2CO3, ठीक है। अब ये इसमें से H टूट जाता है और HCO3 अलग हो जाता है, ये जो है ना हमारा, इसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा टिश्यू में जाकर, टिश्यू में तो यानी कि चिपक जाता है उससे। अब ये प्रोसेस वापस चलती है, तो ये जब हमारा मान लिया अब हमारा ये चढ़ गया यहाँ पे, मान लिया देखो ये हमारी आरबीसी है, टिश्यू में ये टिश्यू ने इसको चढ़ा दिया, यहाँ पे CO2 को चढ़ा दिया और ऑक्सीजन को अपने पास रख लिया। अब ये जाएगा यहाँ पे एल्वोलोई के पास, अब एल्वोलोई में से इसको उतारना है, ठीक है। तो उतारने के लिए यही एंजाइम दोबारा से काम आता है, इसको दोबारा से H2CO3 में तोड़ता है, फिर ये H2CO3 H2 और CO3 में टूट जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारी चलती रहती है। इन टिश्यू PCO2 हायर ड्यू टू कैटाबोलिज्म, यानी कि रिएक्शंस टूटती रहती हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलती रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और टिश्यू में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाती है, फॉर्म HCO3 माइनस, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन बना लेती है और साथ में क्या बनता है, H+ आयन बनता है। देखो बाइकार्बोनेट आयन बन रहा है, H+ आयन बन रहा है, ऐसा ही हमारे ब्लड में बनता है, ठीक है। इन एल्वोलोई रिएक्शन अपोजिट, एल्वोलोई में रिएक्शन अपोजिट हो जाते हैं। देखो यहाँ से टिश्यू में तो ये रिएक्शन हुई, यानी कि जो ऊपर वाली है ना ये तो हुई हमारे टिश्यू में, और जो नीचे वाले एरो है ना ये होती है हमारी एल्वोलोई में, ठीक है। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और H2O फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखो 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी कि जो ये ब्लड है ना ये लेके जा रहा है यहाँ पे CO2, ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये लगभग 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्वोलोई ले जाता है, ठीक है, 4 ml। और अगर मैं पूछूँ आपसे कि कार्बन वो ऑक्सीजन कितनी जा रही थी, तो 5 ml ऑक्सीजन जा रही थी 100 ml में, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, यानी कि हम जो सांस ले रहे हैं ये हमारा पूरी रेस्पायरेशन की सिस्टम हो रहा है, इसको कौन रेगुलेट करता है, इस पर नियंत्रण किसका होता है, ठीक है। तो देखो ह्यूमन में एबिलिटी होती है इसको मेंटेन करने की, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर्स होते हैं कुछ जो मतलब नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है। तो देखो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला है रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ये कहाँ होता है, ये प्रेजेंट होता है मेडुला में, यानी कि जो हमारा वो होता है ना हेड, इसमें प्रेजेंट होता है ये मेडुला में। इसको क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन, ये इसको जो हमारा रेस्पायरेशन होता है ना इसको रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि कम करना ज़्यादा करना इसमें हेल्प करता है। सेकंड नंबर पे आता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन पोन्स रीजन, ठीक है। तो ये क्या करता है, मॉडरेट रेस्पायरेशन रिदम सेंटर, तो ये भी क्या करता है, मॉडरेट करता है, यानी कि उसको अच्छे से लेवल में रखता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा न्यूरल सिग्नल जाते हैं, मतलब कि हमारी ड्यूरेशन इंक्रीज मतलब रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है, इंस्पायरेशन की, यानी कि इंस्पायरेशन हम कम कर पा रहे हैं, सांस को अंदर कम ले पा रहे हैं। तो देखो होगा क्या, देखो यहाँ पे समझेंगे हम
कि देखो कुछ हमारे कीमो सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, ये एरिया ये सेंसिटिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और H+ के लिए। यानी कि अगर इनको लग रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ज़्यादा आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कम आ रही है, तो ये सेंसिटिव यानी कि एक्टिव हो जाते हैं तुरंत, ठीक है। इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड H+ इंक्रीज कीमो सेंसिटिव एरियाज एक्टिव, यानी कि इनकी मात्रा इंक्रीज होते ही ये एरिया जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं। अब ये एरिया होते कहाँ कहाँ हैं, इनके एक्टिव होते ही टर्न सिग्नल द रिदमिक सेंटर, यानी कि रिदमिक सेंटर जो होता है हमारा, उसके पास सिग्नल चला जाता है और इसको कंट्रोल में कर लेता है। अब देखो रिस्पॉन्स एसोसिएटेड विद, यानी कि ये कहाँ होते हैं, तो ये होते हैं एक तो एयोटिक आर्ट, यानी कि ये हमारा मान लिया ये हमारा हार्ट है, तो इस हार्ट से यहाँ से निकलती है, एक तो हो गया यहाँ पे, एंड कोरियोनिक आर्टरी ऑल्सो, यानी कि कोरियोनिक आर्टरी होती है उस पर भी होता है। सेंसिटिव फॉर ऑक्सीजन मतलब सेंसिटिव फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन, ठीक है। O2 रोल इन रेगुलेशन क्वाइट इनसफिशियंट, यानी कि O2 का कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता इसको कंट्रोल करने में। रोल किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और H+ आयन का होता है। अब आपको पता है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होगी वहाँ H+ आयन होंगी ज़्यादा, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे इसका लास्ट टॉपिक बच गया है चैप्टर का, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला डिसऑर्डर आता है हमारा एस्थमा। एस्थमा क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि हमें डिफ़िकल्टी होने लगती है ब्रीदिंग करने में, सांस लेने में हमें कठिनाइयाँ होने लगती हैं। और इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, यानी कि मैंने बताया था कि हमारा क्या होता है, ट्रेकिया। ट्रेकिया बट जाता है दो पार्ट्स में, यहाँ से फिर हमारे लंग्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो जहाँ से फिर ये दोबारा से डिवाइड होता है, तो इनको बोलते हैं ब्रोंकाई, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो इसमें और इसमें सूजन आ जाती है, इस वजह से हमें अस्थमा हो जाता है और कठिनाइयाँ होने लगती हैं हमें ब्रीदिंग सांस लेने में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अस्थमा। इसके बाद आता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है, क्रोनिक डिजीज़ होती है, यानी कि घातक बीमारी होती है, काफ़ी समय तक चलती है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा, एल्वोलाई वॉल डिसॉल्व, यानी कि ये क्या होगी, मान लिया ये हमारी एल्वोलाई की वॉल है, ये ऐसे इसमें ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो वॉल है ना इसकी ये ख़त्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिससे रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये अगर ये ऐसे होती, मान लिया ये वॉल ऐसे होती, तो ये यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी सारे से रेस्पिरेशन करती, डिफ्यूज़न करती गैसेस का। अब ये यहाँ से ये फ्लैट होगी मान लिया, तो अब ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, आप ही बताओ। तो ये ज़्यादा है ना, तो यहाँ से ज़्यादा एक्सचेंज होगी, यहाँ से कम होगी, तो ये क्या होता है, अच्छे से अपना रेस्पिरेशन ब्रीदिंग का वर्क कर नहीं पाता, तो इसको बोलते हैं एम्फाइसीमा इस डिसीज़ को। ये होता किस वजह से, सिगरेट के कारण ही सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हमको बोलते हैं धूम्रपान नहीं करना चाहिए। हमारे लंग्स ख़राब हो जाते हैं इसकी वजह से, हमारी एल्वोलाई ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो ये क्या होते हैं, देखो कुछ जगह होती है ऐसी, जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे बहुत ही धूल मिट्टी का वर्क होता है, जैसे सीमेंट वगैरह की होती है ना, यहाँ पे कुछ चौक बनती हैं, कुछ मतलब ऐसा कॉटन का वर्क होता है, तो वहाँ पे कुछ ऐसी वर्क होती है जिसमें बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक कण होते हैं जो हमारे नोज़ में जाते रहते हैं, नोज़ के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाते हैं, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्टोन ब्रेकिंग का वर्क होता है, इन सब में क्या होता है, मैकेनिज्म होता है वो अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर पाता, यानी कि जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो इतनी भारी मात्रा में बाहर से पार्टिकल्स आते हैं, वो उनसे लड़ नहीं पाता। थोड़ी मात्रा में होंगे ज़रूर लड़ लेगा, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा, बट हम ऐसी जगह काम करने लगते हैं कि मतलब वहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा होती है, तो उससे हमें क्या हो जाता है, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अगर ये प्रोसेस लंबे समय तक चलती रहती है ना, हम इसको नहीं बदलते, यानी कि जगह को अपनी नहीं बदलते, तो इससे इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं, यानी कि सूजन आ जाती है, जिससे हमें हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं, हमारे लंग्स में सूजन आ जाती है और फिर लंग्स डैमेज हो जाते हैं, हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं। तो आपके ये 3 डिसऑर्डर्स हैं, तो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।